नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। चकोर पक्षी जैसे हैं देशवासी, गर्व से सुनते देश की उपलब्धियां। ये कौन कह रहा है? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं। मन की बात के 10 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री ने बताया कार्यक्रम का महत्व। कहा लोगों में सकारात्मक जानकारी की भूख है, यह मेरे लिए भगवान के दर्शन करने के समान है। देखिए इस कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 3 अक्टूबर 2014 से शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री ने और क्या कहा है? आज भारत विनिर्माण का पावर हाउस बन गया है। देश की युवा शक्ति के कारण पूरी दुनिया हमारी ओर देख रही है। चाहे वह ऑटोमोबाइल हो, कपड़ा हो, विमानन हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फिर रक्षा उत्पादन, हर क्षेत्र में निर्यात लगातार बढ़ रहा है। निर्यात कहने का मतलब होता है कि आप लोग कुछ बेच रहे हैं, आयात का मतलब होता है कुछ खरीद रहे हैं। देश में बढ़ रहा है एफडीआई, मेक इन इंडिया की सफलता बता रहा है। अब हम मुख्य रूप से दो चीजों पर ध्यान दे रहे हैं। पहली है गुणवत्ता, यानी हमारे देश में बने सामान वैश्विक मानकों के हों, और दूसरी है वोकल फॉर लोकल, यानी स्थानीय उत्पादों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिले। बरसात का मौसम हमें याद दिलाता है कि पानी का संरक्षण करना कितना महत्वपूर्ण है। अब बचाया गया पानी अभाव के समय में काम आता है, और कैच द रेन जैसे पहलू बहुत महत्वपूर्ण है। एक पेड़ माँ के नाम अभियान इसका उदाहरण है कि जब दृढ़ संकल्प और सामूहिक भागीदारी एक साथ आती है तो क्या हासिल किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना जैसे राज्यों ने अपने लक्ष्य को पार कर लिया है। अकेले उत्तर प्रदेश ने 26 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए हैं। उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, ये हमारा प्यारा भारत है, ये उत्तर प्रदेश है। लखनऊ इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, 8 राज्यों से लगती है, और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है। विधानसभा में यहाँ कितनी सीटें हैं? 403 सीटें हैं। विधान परिषद भी है जिसमें 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। अब आप देखिए हर अग्निवीर को मिलेगी पेंशन वाली नौकरी, ये हमारे होम मिनिस्टर साहब कर रहे हैं। क्योंकि अभी हरियाणा में चुनाव है विधानसभा के आपके, तो वहीं रैली में ये बातें कही जा रही हैं। क्योंकि हरियाणा में लोग सेना में ज्यादा जाते हैं ना, और इस अग्निवीर जो अग्निपथ योजना आई थी इसका विरोध भी काफी हुआ था, क्योंकि 4 साल नौकरी मिलेगी, उसके बाद पेंशन भी नहीं मिलेगी, इस तरह की बातें कही गई थी इसमें। देखिए ये हमारा हरियाणा है, चंडीगढ़ आप देखेंगे इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। 90 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है विधानसभा का यहाँ। अगर आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। और ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। और आप देखेंगे कि 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस भी मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। एक देश एक चुनाव के लिए 3 विधेयक ला सकती है सरकार। 2 संविधान संशोधन विधेयक लाए जाएंगे, एक विधेयक साधारण होगा। और एक साथ जो चुनाव करवाने की बात हो रही है ना, विधानसभा, राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा, और आप देखते हैं कि आपकी स्थानीय चुनाव की, तो 2 इसमें आप देखते हैं कि हाल में कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव पर कोविंद समिति की सिफारिशों को दी है स्वीकृति। स्थानीय निकायों के चुनाव से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को आधे राज्यों का समर्थन भी जरूरी रहेगा। समिति ने की थी 2 चरणों में चुनाव कराने की सिफारिश। कोविंद समिति ने 3 अनुच्छेदों में संशोधन करने और मौजूदा अनुच्छेदों में 12 नए उपखंडों को शामिल करने व विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित 3 कानूनों में फेरबदल का प्रस्ताव रखा था। आम चुनाव की घोषणा के से ठीक पहले मार्च में सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट में समिति ने 2 चरणों में एक देश एक चुनाव को लागू करने की सिफारिश की थी। अभी आप देखते हैं कि हर साल किसी न किसी राज्य में विधानसभा चुनाव होते रहते हैं ना, तो उन्हें कहा जा रहा है कि लोकसभा के साथ एक बार में ही हो जाए, 5 साल के लिए फुर्सत हो जाए। लेकिन ये कोई नई प्रक्रिया नहीं है। 1967 तक पहले भी हमारे देश में एक साथ ही चुनाव हुए थे, लेकिन 1968-69 से ये प्रक्रिया ये जो थी ना, ये बिगड़ गई थी, तो उसके बाद अलग होने लगे थे। अब आप देखिए कि कानून बनाना पड़ेगा, तो राज्यसभा लोकसभा में प्रस्ताव लाना होगा, फिर आप देखिए वहां से पारित होगा और राष्ट्रपति की सहमति मिलेगी, वो कानून बनेगा। तो इसमें कहा जा रहा है कि पहला संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा राज्य विधानसभाओं को चुनाव साथ कराने के लिए होगा। प्रस्तावित विधेयक में अनुच्छेद 82A में
संशोधन की कोशिश की जाएगी और इसमें नियत तिथि से संबंधित उपखंड एक जोड़ा जाएगा। इस विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल साथ खत्म होने का प्रावधान किया जाएगा। लोकसभा की अवधि और विघटन से संबंधित नए नियम भी शामिल किए जाएंगे। विधानसभाओं के विघटन से संबंधित प्रावधान में भी शामिल किया जाएगा। अनुच्छेद 327 में संशोधन करके एक साथ चुनाव शब्द शामिल किया जाएगा। इस विधेयक को 50% राज्यों के समर्थन की जरूरत नहीं होगी। दूसरे संविधान संशोधन विधेयक को 50% राज्य विधान यानी कि आधे राज्य विधानसभाओं के समर्थन की जरूरत होगी, क्योंकि यह राज्य के मामलों में से जुड़ा है। और इस विधेयक के जरिए स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने का प्रावधान किया जाएगा। इसके लिए चुनाव आयोग को राज्य चुनाव आयोग के साथ परामर्श करना होगा, जिसके बाद आयोग मतदाता सूची तैयार करेगा और संवैधानिक रूप से चुनाव आयोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं व विधान परिषदों के लिए चुनाव कराता है। राज्य चुनाव आयोग नगर पालिकाओं और पंचायतों जैसे स्थानीय निकायों का चुनाव कराता है। प्रस्तावित दूसरे संविधान संशोधन विधेयक में नया अनुच्छेद 324A जोड़कर लोकसभा विधानसभाओं के साथ साथ नगर पालिकाओं और पंचायतों का चुनाव कराने का प्रावधान किया जाएगा। और तीसरे विधेयक केंद्र शासित प्रदेश जैसे पुडुचेरी, दिल्ली, जम्मू कश्मीर से संबंधित होगा। यह 3 कानूनों के प्रावधानों में संशोधन करेगा ताकि इन सदनों की शर्तों को अन्य विधानसभाओं व लोकसभाओं के अनुरूप किया जा सके। और इसमें जिन कानूनों में संशोधन करने का प्रस्ताव है वे हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार अधिनियम 1991, केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम 1963, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 1991। प्रस्तावित विधेयक एक साधारण कानून होगा जिसके लिए संविधान में संशोधन की जरूरत नहीं होगी। बाकी देखते हैं क्या होता है। देखिए, एक देश एक चुनाव पर एक सामान्य जानकारी अपने पास जरूर रखिएगा। क्या होता है, कौन कौन से संशोधन होंगे और इसके फायदे क्या होंगे, चिंताएं क्या जुड़ी हुई हैं, ये सब आप लोग जरूर याद रखिएगा। आयुष्मान के लिए पात्र बुजुर्गों का नामांकन करे राज्य। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को लिखा पत्र। 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों का 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त होने की बात हो रही है। चलिए, आयुष्मान योजना कब आई थी ये आप लोग बताइए, डेट बताइए आप लोग। स्नातक में अनिवार्य रूप से दी जाए पर्यावरण की शिक्षा। यूजीसी ने विश्वविद्यालय व कॉलेजों को अमल में लाने के दिए निर्देश। कोर्स के अतिरिक्त होगी यह पढ़ाई, मिलेंगे 4 क्रेडिट अंक भी। ये आप लोग आजकल जलवायु परिवर्तन में बड़ी परेशानी भी देखने को मिल रही है और इसका भुगतान भी सभी को करना पड़ रहा है। यूजीसी के बारे में जरूर आप लोग याद रखिएगा। इससे भी कब इसकी स्थापना हुई थी बताइए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बात कर रहा हूं मैं, 28 दिसंबर 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। डिजिटल अरेस्ट बता, वर्तमान ग्रुप के चेयरमैन से 7 करोड़ ठगे। देख लीजिए, आजकल डिजिटल अरेस्ट भी आप लोग देख रहे हैं काफी। और आप देखते हैं कि फर्जी कोई कस्टम ऑफिसर बन के ईडी सीबीआई का अधिकारी बनकर आपको सामने बैठ जाएगा और आपसे वीडियो कॉलिंग में, और आपको कहीं नहीं जाने देगा। पूरा आप देखते हैं कि आपको कंगाल बना देगा। तो ध्यान रखा करिएगा। और जो लोग आप देखते हैं कि थोड़ी बहुत गड़बड़ी किए होते हैं ना, वो डर जाते हैं। वो सोचते हैं कि चलिए निपट लेते हैं ना। यहीं इजराइल ने अब हिजबुल्लाह का सीनियर कमांडर मारा है। इजराइल ने रविवार को हवाई हमले में लेबनान के सशक्त संगठन हिजबुल्लाह के एक और कमांडर को मार दिया है। नबील कोक नाम का यह नेता हिजबुल्लाह का केंद्रीय परिषद का उप प्रमुख था। इससे पहले हिजबुल्लाह प्रमुख नसरुल्लाह इजराइल के हमले में ढेर हो चुका है। अभी दुनिया भर में बड़ी अशांति फैली हुई है। देखिए, हमारी प्यारी पृथ्वी, इसमें आप देखेंगे हमारा प्यारा भारत है, ये रूस है, ये यूक्रेन है, यहाँ इजराइल आपको देखने को मिल जाएगा। एनसीआर में आप देखते हैं कि 17 अक्टूबर से बढ़ेगा सांसों पर संकट। वायु प्रदूषण की बात हो रही है और ये तो आप लोग भी जानते हैं कि पराली जलने लगी है। वायु प्रदूषण पहुंच सकता है खतरनाक स्तर पर, पराली का धुआं देगा दस्तक। पर्यावरण मंत्रालय ने पिछले अनुभवों के आधार पर राज्यों को किया सतर्क। और दिल्ली में तो आप देखिए इतनी जहरीली हवा हो जाती है कि सांस लेना दुश्वार हो जाता है। तीसरा चरण ही तय करेगा जम्मू कश्मीर में किसकी बनेगी सरकार, क्योंकि आप देखते हैं कि 370-35 से हटने के बाद यहाँ भी चुनाव हो रहा है 90 सीटों के लिए। और जम्मू कश्मीर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब से लगती है। केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखिएगा। आदिवासियों को सूदखोरी से बचाने को बनेगा सुरक्षा कवच। सूदखोरी के चक्र में फंसकर बर्बाद होने वाले आदिवासी समुदाय को बचाने के लिए केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया। आदिवासी सूदखोरी में ना फंसे, इसके लिए सरकार सुरक्षा कवच बनाने जा रही है। और इस पर अमल कैसे किया जाएगा, इसका रोडमैप तैयार कर मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय को सौंपा है। ये आप देखिए, मध्य प्रदेश है, भोपाल इसकी राजधानी है। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था।
विधानसभा में 230 सीटें, राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में 29 सीटें। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। तिरुपति लड्डू में मिलावट पर आज सुनवाई होगी कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। ये छात्रों के ज्ञान, बुजुर्गों के अनुभव से बनेगी ग्राम विकास योजना है। ये 20,000 छात्र शामिल होंगे योजना बनाने की प्रक्रिया में। 2 अक्टूबर को देश की 750 ग्राम पंचायतों में होगा विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन। इस क्षेत्र के 75 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को व्यक्तिगत निमंत्रण दिया जाएगा। और बुजुर्गों के पास बहुत कुछ बताने के लिए होता है, ये भी याद रखा करिएगा, मिला करिएगा उनसे। वो आप लोगों ने सुनना नहीं है कि हर चीज गूगल पे नहीं मिलती है, कुछ बुजुर्गों के पास बैठने से मिलती है। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं, देख लीजिए। केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में 70 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें। अतीसी यहाँ की नई मुख्यमंत्री हैं। मैं आप लोगों से एक बात हमेशा कह रहा हूं, बार बार दोहरा रहा हूं कि देखिए, आज के समय में हर किसी को मालूम है कि क्या पढ़ना है। आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए क्या नहीं पढ़ना है। समझ रहे हैं आप लोग? क्योंकि आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में काम की खबरें ना के बराबर रहती हैं, बाकी भरी रहती हैं फर्जी खबरें बेमतलब की। तो काम की खबरों पर हम लोग बात जरूर कर लेते हैं। ड्यू के 12 कॉलेजों का होगा विशेष ऑडिट, आदेश जारी किया गया है। ये जस्टिस मनमोहन ने ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की शपथ। जून तक आवेदन करने वालों को ईवी पर सब्सिडी। ये राज्य सरकार ने ईवी नीति 2.0 पर काम करना शुरू कर दिया। अंतिम मसौदा तैयार करने में लगभग 2 से 3 माह लग जाएंगे। इलेक्ट्रिक वाहनों की बात हो रही है। AUD में छात्रों के लिए 8 स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश का अंतिम मौका मिला हुआ है। ये डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय में। ये अस्पतालों में अनुबंध पर नियुक्त होंगे 212 विशेषज्ञ डॉक्टर। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने शुरू की है नियुक्ति प्रक्रिया। 6 साल में 2 कदम भी नहीं चली गोवर्धन योजना। एक कचरे से बायोगैस बनाने की केवल 103 प्लांट पूरे हुए हैं। आर्थिक व्यवहार्यता के चलते ऑपरेटरों की चुनौती बढ़ी है। देश में केवल 23% ठोस कचरे का ट्रीटमेंट हो रहा है। और देखिए, 2 अक्टूबर 2014 को शुरू की गई थी स्वच्छ भारत मिशन की बात हो रही, उसी की उपलब्धियां आजकल बताई जा रही हैं। जरूर आप लोग याद रखिएगा। देश भर में 11,000 सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों की कल होगी शुरुआत। NRI सेल को 2022 में घरेलू हिंसा की 481 शिकायतें मिली हैं। और आप देखिए, उत्पीड़न और दहेज की मांग सहित कई गंभीर मुद्दे उठाए गए। राष्ट्रीय महिला आयोग मुद्दों को हल करने के लिए प्रयासरत भी है। तो महिला आयोग के बारे में भी याद रखा करिएगा। इस तरह के संगठनों से क्वेश्चंस पूछा जाता है। क्या किया जाता है? पूछा जाता है। राष्ट्रीय महिला आयोग की बात कर रहा हूं मैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। आप लोगों को कहां देखने को मिल जाएगा? नई दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। जनवरी 1900 आप देखते हैं 92 में इसकी स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में परिभाषित भी किया गया इसे। हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों को समुद्री सुरक्षा का प्रशिक्षण देगा भारत। क्वाड के तहत समुद्री सुरक्षा को लेकर 2 बड़े आयोजन भारत में होंगे। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामक गतिविधियों की काट की तैयारी हो रही है। एक क्वाड में आप देखते हैं कि भारत शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, और आप देखिए जापान शामिल है और USA शामिल है। ये हिंद महासागर है। यहाँ आपको प्रशांत महासागर देखने को मिल जाएगा। ये आप देखिए, हमारा पड़ोसी चाइना है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी इससे। ये मोदी बोले, पिछली सरकारों की पुरानी कार्य संस्कृति को मैंने समाप्त किया है। PM ने कहा, पुणे मेट्रो परियोजना इसी कार्य संस्कृति के कारण नहीं बढ़ पा रही थी आगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 11,200 करोड़ रुपए की परियोजना का किया है उद्घाटन शिलान्यास। विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की को 10 भूवैज्ञानिक स्थलों के नाम ASI को भेजे गए हैं। और ASI आप देखते हैं कि बात करें अगर हम लोग, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात हो रही है। 1861 में इसकी स्थापना हुई थी।
देश में 100 भू विरासत स्थल हैं, जिनमें से 32 को राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक के रूप में मान्यता भी मिली हुई है। और आप देखते हैं कि खान सचिव BL कांतरा राव ने कहा है, भू विरासत स्थल व भू अवशेष विधेयक 2022 पर काम चल रहा है। इस विधेयक का उद्देश्य भूवैज्ञानिक विरासत की रक्षा करना है। उन्होंने कहा कि दुनिया में 1200 विश्व धरोहर स्थल हैं, जिनमें से 42 भारत में हैं। इनमें से कोई भी भूवैज्ञानिक स्थल नहीं है। राव ने आने वाले वर्षों में भारत में कम से कम 2 जियो पार्क की पहचान पर जोर दिया है। महाराष्ट्र के चंदकेट और मध्य प्रदेश के भेड़ाघाट और आंध्र प्रदेश में गांडीकोटा कंठ जैसे उत्कृष्ट भू विरासत स्थल हैं। लेकिन आप देखते हैं कि इन्हें अधिकतर पर्यटन स्थलों के रूप में जाना जाता है। लोगों को इनके भौगोलिक महत्व के बारे में जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ साइटों को सिक्किम में मान्यता दी गई है। दिव्यांग बच्चों को मिले सकारात्मक माहौल और सहायता, जस्टिस नागरत्ना करें, कहा दिव्यांग बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्धता का संकल्प हो, बाधाओं को दूर करके आवश्यक कानूनी कदम उठाए सभी राज्य। बिल्कुल सही। नया बात्सल मिशन पोर्टल लॉन्च करेगी सरकार। ये आप देखिए, कार्यक्रम के समापन सत्र में महिला और बाल विकास मंत्रालय के सचिव अनिल मलिक ने कहा कि अगले कुछ हफ्तों में हम बात्सल मिशन के लिए नए पोर्टल लॉन्च करने जा रहे हैं, जहां खोया पाया, ट्रैक चाइल्ड, चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज व केयरिंग्स जैसे सभी मौजूदा पोर्टल एकीकृत होंगे। इस कदम का उद्देश्य आपातकालीन स्थितियों में अधिक तेजी से और बेहतर समन्वय के साथ आप देखते हैं कि निर्णय ले सकें। अमेरिका ने भारत को लौटाई 300 प्राचीन कलाकृतियां। पुरानी कलाकृतियों की बात हो रही है। नौसेना के लिए 26 राफेल मरीन खरीदेगा भारत, फ्रांस ने बताई कीमत। बातचीत के बाद मूल्य में की गई है कमी, जल्द हो सकता है सौदा। इस सौदे में भारत फ्रांस रणनीतिक वार्ता के दौरान होगी चर्चा। ये देख लीजिए, ये आपको फ्रांस देखने को मिल जाएगा। पेरिस फ्रांस की बात हो रही है। ये हमारा प्यारा भारत है। हम लोग एशिया में हैं, वो यूरोप में है। पैसा अधिनियम में शामिल 10 राज्यों के लिए मध्य प्रदेश ने तैयार किया ट्रेडिंग मॉड्यूल। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को दिया जाएगा सूदखोरी पर लगाम लगाने का प्रशिक्षण। 1996 में बनाया गया था पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार कानून। आदिवासी समुदायों को संपत्ति, संस्कृति, वनोपज पर अधिकार देने का उद्देश्य था इसका पूरा। अब आप देखिए, राजनीति की खबरें हो रही हैं, तो राजनीति की खबरों को, नेताओं को ज्यादा आप लोग सीरियसली मत लिया करिएगा। अगर आपको राजनेता बनना है, दिलचस्पी लेनी है राजनीति में, तो जरूर आप लोग पढ़ सकते हैं। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर डाल देता हूं, तो वहां से जाकर आप लोग पढ़ लिया करिएगा, देख सकते हैं। बस चुनाव आयोग के बारे में याद रखना है आपको, जहां चुनाव हो रहा है उस राज्य के बारे में याद रखना है और रिजल्ट के बारे में याद रखना है। ये माकपा पोलित ब्यूरो केंद्रीय समिति के समन्वय होंगे प्रकाश करात। आप देखिए, देश भर से इस तरह की खबरें आती रहती हैं, महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ। आप देखिए, 1 साल, 2 साल, 3 साल की बच्चियों के साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं। मैं कह रहा हूं ना, ये हमारे ऊपर कलंक है एक तरह से, और इस पर चिंता होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि इसके लिए सबको ही भागीदारी, समाज भी, माँ बाप भी, और मैं कह रहा हूँ स्कूल टीचर्स भी। अरे भैया, आप कोई भी शिक्षा पढ़ा रहे हैं, कम से कम एक घंटे अपने बच्चों को संस्कार, अच्छा इंसान बनाने के लिए भी तो दे सकते हैं, और देना भी चाहिए। नेपाल में आप देखिए, लगातार वर्षा से बिहार में मची तबाही। देख लीजिए, नेपाल है हमारा पड़ोसी, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों की सीमा लगती है इससे। मंदिरों के पेशेवर प्रबंधन के लिए कोर्स शुरू हो चुका है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टेम्पल कनेक्ट ने भारत की 32 लाख से अधिक मंदिरों को पेशेवर रूप से प्रबंधित करने की दिशा में कदम उठाते हुए पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन टेम्पल मैनेजमेंट शुरू किया है। केले के छिलके से बनाए कार्बन डॉट्स
रोकेंगे खाद्य पदार्थों की बर्बादी। बिहार कृषि विश्वविद्यालय के विज्ञानियों का नवोन्मेष, जैविक विधि से लंबे समय तक सुरक्षित रखी जा सकेगी खाने पीने की चीजें। शोध और नवाचार से किया खाद्य अपशिष्ट का न्यूनीकरण, अच्छी पहल है। ये आप देखिए, मेक इन इंडिया की बातें हो रही हैं। कभी सुई से लेकर मशीनरी तक आयात करने वाला भारत आज मोबाइल फोन से लेकर मिसाइल तक निर्यात कर रहा है, बेच रहा है। इस उपलब्धि में मेक इन इंडिया का पहल का अहम योगदान है। 25 सितंबर 2014 को शुरू की गई इस पहल को 10 वर्ष पूरे हो गए हैं और इस अवधि में देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI 119% बढ़ाव, कारोबारी सुगमता के मोर्चे पर भारत ऊंची छलांग लगाकर 63वें स्थान पर पहुंच गया है। हालांकि मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और लक्ष्य के अनुरूप रोजगार पैदा करने में अपेक्षित सफलता नहीं मिली है। विशेषज्ञों का मानना है कि मैन्युफैक्चरिंग का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने के लिए 10 वर्ष का समय पर्याप्त नहीं है। मेक इन इंडिया की मौजूदा स्थिति और चुनौतियां ही आज की पड़ताल का मुद्दा है। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए, जब आप लोग इस तरह के टॉपिक पर कहीं आंसर राइटिंग कर रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, तो मेक इन इंडिया पहल का आप लोग उल्लेख कर दिया करिए, इसकी उपलब्धियां बता दिया करिएगा। सरकार की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं और जो प्रयास किए गए उनकी क्या उपलब्धियां रही हैं, उनके बारे में बता दिया करिएगा। और क्या किया जा सकता है सरकार की तरफ से, अपना कुछ सुझाव बता दिया करिएगा, तो आपका आंसर बड़ा प्रभावकारी रहेगा। मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत का मंत्र 57% बढ़ा है मैन्युफैक्चरिंग में निवेश 2014 से 2022 के दौरान। पिछले 8 वर्षों की तुलना में 12 लाख करोड़ पहुंच गया है। PLI से जुड़े निवेश के जरिए हुआ है कुल उत्पादन। अब अगली पीढ़ी के सुधारों को आगे बढ़ाएं राज्य। चलिए ये भी देख लीजिए आप लोग, इस तरह के आर्टिकल होना चाहिए। मेक इन इंडिया की कई उपलब्धियों के बाद GDP में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी नहीं बढ़ी है। यह चिंता की बात है। कई मोर्चों पर आप देखते हैं तरक्की के बावजूद ऐसी कई चुनौतियां बनी हुई हैं जो मेक इन इंडिया की संभावनाओं का पूरी तरह से दोहन करने में बाधक हैं। एक बड़ी बाधा लॉजिस्टिक्स की लागत अधिक होना है। यह भारतीय उत्पादों को वियतनाम और मैक्सिको जैसे देशों की तुलना में कम प्रतिस्पर्धी बनाती है। GDP में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी लंबे समय से 17% पर बनी हुई है। यह आंकड़ा 2025 तक मैन्युफैक्चरिंग की GDP में हिस्सेदारी बढ़ाकर 25% तक पहुंचाने के लक्ष्य से पीछे है। मेक इन इंडिया पहल का लक्ष्य 2022 तक मैन्युफैक्चरिंग में 10 करोड़ नौकरियों का सृजन करना है। यह लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया। वहीं 2023 में मैन्युफैक्चरिंग में काम करने वाले वालों की संख्या गिरकर 3.57 करोड़ हो गई, जबकि 2017 में मैन्युफैक्चरिंग में काम करने वालों की संख्या 5.13 करोड़ थी। इसके अलावा आयातित वस्तुओं पर निर्भरता एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इससे स्थानीय उद्यमियों की उत्पादन लागत बढ़ जाती है और उनके लिए ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनना मुश्किल हो जाता है। केंद्र सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक प्रक्रिया में सुधार और कारोबार में सुगमता को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए, लेकिन यहाँ आप देखते हैं कि यहाँ पर राज्यों की भूमिका अहम हो जाती है। भारत में भूमि राज्य का विषय है। मेक इन इंडिया की सफलता काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य इसके लिए जरूरी सुधारों को कैसे आगे बढ़ाते हैं, कैसे नीतियां लागू करते हैं। श्रम समृद्धि सूची में है। इसका मतलब है कि श्रम सुधारों को आगे बढ़ाने के में केंद्र और राज्य दोनों की भूमिका है। श्रम सुधार राज्य सरकारों द्वारा लागू किए जाते हैं। उदाहरण के लिए कई राज्यों में अब भी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया बहुत जटिल है और श्रम कानून भी काफी कड़े हैं और इससे उद्यमी निवेश करने से हिचकते हैं। औद्योगिक विस्तार सीमित है। राज्यों को रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को सरल बनाने और निवेश के अनुकूल नीतियां बनाने पर काम करना होगा। और भारत में मैन्युफैक्चरिंग की संभावना को दोहन करने के लिए ऐसा किया जाना जरूरी है। भारत को आप देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर स्थापित करने के लिए कम लागत पर पूंजी की उपलब्धता भी बेहद अहम है। हालांकि आप देखिए प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव जैसे स्कीमों ने निवेश आकर्षित किया है, लेकिन बहुत से छोटे और मझोले उपक्रम को कम लागत पर पूंजी हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के लिए देश में MSME का मजबूत नेटवर्क जरूरी है। विशेष वित्तीय उत्पादों, सब्सिडी और क्रेडिट गारंटी स्कीमों के जरिए MSME को आसान शर्तों पर कर्ज की उपलब्धता बढ़ाने से मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप पर फोकस करने वाले वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी इकोसिस्टम को मजबूत करने से नवाचार, उभरते सेक्टर जैसे ग्रीन टेक्नोलॉजी, उन्नत मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ में तेजी आएगी। भारत को हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए शोध विकास में निवेश को बढ़ाना होगा। देखिए सुझाव दिए जा रहे हैं।
मौजूदा समय में शोध एवं विकास पर भारत की जीडीपी का 1% से भी कम खर्च होता है। यह अमेरिका और चीन जैसे देशों की तुलना में बहुत कम है। सेमीकंडक्टर, अक्षय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे सेक्टर्स में शोध एवं विकास को बढ़ावा देने से भारतीय कंपनियां ऐसे उत्पाद विकसित कर पाएंगी जो वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें। ग्रीन और डिजिटल प्रौद्योगिकी पर फोकस करने वाली इंडस्ट्री में शोध एवं विकास की गतिविधियों कर प्रोत्साहन का विस्तार करने से भारत की प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता और बेहतर होगी। श्रम उत्पादकता को बेहतर बनाना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सतत ग्रोथ के लिए अहम है और भारत के पास श्रमिकों की बड़ी संख्या है, लेकिन श्रमिकों में इंडस्ट्री की जरूरत के हिसाब से स्किल की कमी बड़ी चुनौती है। सरकार को कौशल विकास कार्यक्रमों को और प्रभावी तरीके से लागू करना होगा। इसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जरूरतों के अनुरूप बनाना होगा। इसके अलावा श्रम कानूनों को लचीला बनाकर व श्रमिकों को काम का बेहतर माहौल उपलब्ध कराकर उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है और इससे आप देखते हैं बढ़ाई जा सकती है और इससे वैश्विक कंपनियों को भी भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए आकर्षित किया जा सकता है। मेक इन इंडिया पहल की सफलता काफी हद तक इस बात पर निर्भर है कि क्या राज्य अगली पीढ़ी के सुधारों को लागू कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने कारोबार में सहूलियत को बेहतर बनाने, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम जैसी PLI जैसे कई कदम उठाए हैं। अब राज्यों की जिम्मेदारी है कि वे भूमि अधिग्रहण, श्रम कानून और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के मोर्चे पर अहम सुधारों को आगे बढ़ाकर केंद्र सरकार के प्रयासों को मजबूती दें। इन सुधारों को आगे ना बढ़ाने वाले राज्य निवेश आकर्षित करने के मोर्चे पर संघर्ष करेंगे। क्या करेंगे? संघर्ष करेंगे। इस सुधारों से ही बढ़ेगी मैन्युफैक्चरिंग की रफ्तार। ये भी देख लीजिए। तो मेक इन इंडिया पहल से भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नई जान आई है। यह सही है कि आज से 10 वर्ष पहले भी जीडीपी मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी 17% तक थी। आज भी जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का योगदान 17% है। लेकिन इसके आधार पर यह निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा कि मेक इन इंडिया से मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा नहीं मिला है। आपको सही तस्वीर जानने के लिए 2014 के पहले के आंकड़ों पर गौर करना होगा। 2002 से 2014 के बीच मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े गिर रहे थे। ज्यादा से ज्यादा वस्तुएं भारत में बनने के बजाय बाहर से आयात हो रही थी। बार बार जीडीपी की बात होती है। मैं आप लोगों से कहता भी हूं कि जीडीपी के बारे में जरूर याद रखिए और इकोनॉमी की किताबें, अर्थशास्त्र की, इकोनॉमी की एनसीईआरटी की किताबें जरूर पढ़ लीजिए। जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद की बात हो रही है या किसी देश में एक समयावधि, आमतौर पर 1 वर्ष के दौरान उत्पादित और बाजार में बेची गई सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। और जीडीपी आर्थिक गतिविधि का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला माप है। बाहर से आ रही चीजें इतनी सस्ती थी कि उनका यहाँ निर्माण करना आर्थिक तौर पर फायदेमंद नहीं था। यही वह दौर था जब बहुत से कारोबारियों ने भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद करके दूसरे देशों में जाकर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई और यहाँ तक कि भारत के ही बहुत से उद्यमियों ने अपनी यूनिट भारत में बंद करके बांग्लादेश में लगाई और बांग्लादेश ने कपड़ों के निर्यात में भारत को पीछे छोड़ दिया। और उस समय आप देखते हैं कि भारत का दूसरे देशों से जो व्यापार समझौता था वह एक तरफा था। जैसे थाईलैंड आसियान के साथ, इस समझौते से फायदा सिर्फ दूसरे देशों को हो रहा था और व्यापार संतुलन भारत के खिलाफ था। इससे भारत में मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो रही थी। इस स्थिति को बदलने के लिए 2014 में मेक इन इंडिया को लॉन्च किया गया। अगर मेक इन इंडिया ना होता तो मैन्युफैक्चरिंग का आंकड़ा गिरकर 10 से 12% आ जाता। मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र को मेक इन इंडिया से कैसे फायदा हुआ, इसे देखना एक और तरीका है। 2014 में भारत की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी 17% थी और उस समय हमारी जीडीपी का आकार 2 लाख करोड़ डॉलर था। इसका 17% हुआ 35 अरब डॉलर। आज हमारी जीडीपी का आकार 3.2 लाख करोड़ डॉलर है और इसका 17% हुआ करीब 50 अरब डॉलर। ऐसे में मेक इन इंडिया ने भारत की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की गिरावट को न सिर्फ रोका बल्कि मैन्युफैक्चरिंग बेस का विस्तार किया। मेक इन इंडिया की सफलता का आकलन आप ऐसे कर सकते हैं कि आज से 10 वर्ष पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि भारत में आईफोन बन सकता है। एप्पल जैसी बड़ी कंपनी के लिए यह सोचना भी मुश्किल था कि वह भारत में आईफोन बनाए। यह सोच आई है सिर्फ मेक इन इंडिया पहल की वजह से। मेक इन इंडिया के बाद जो प्रोडक्ट लिंक्ड इनिशिएटिव PLI स्कीम शुरू हुई और इसमें उत्पादों के हिसाब से प्रोत्साहन दिया जा रहा है और जैसे किसी उत्पाद की इंडस्ट्री को छूट देने की जरूरत है तो उसे छूट दे दी जा रही है। इसी तरह अगर किसी को फैक्ट्री लगाने में लगने वाली पूंजी में मदद की जरूरत है तो इसमें भी सरकार मदद कर रही है। जैसे सेमीकंडक्टर के लिए किया, इलेक्ट्रॉनिक्स और मेडिकल डिवाइस और टेक्सटाइल के लिए किया है और इसमें सरकार कह रही है कि आप जो फैक्ट्री लगा रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, तो उत्पाद बना कर निर्यात करिए। निर्यात पर आपको जो खर्चा आएगा उस पर सब्सिडी देंगे। निर्यात बढ़ाने के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है और निश्चित तौर पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के सामने कई चुनौतियां हैं। आज सबसे बड़ी चुनौती है श्रम सुधारों की।
अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाता है और 6 माह बाद पड़ता हड़ताल हो जाती है तो उसकी पूंजी कैसे फंस जाएगी। भारत सबसे बड़ा डर श्रम नियमों को लेकर है। अगर आपने किसी को एक बार नियुक्त कर दिया तो उसको निकालने की प्रक्रिया बहुत जटिल है। आज भारत में पूंजी की समस्या नहीं है, खरीदार भी है, लेकिन श्रमिकों के साथ काम करना एक बड़ी समस्या है। दूसरी चुनौती है भूमि की उपलब्धता, खासकर उपयुक्त जमीन की, जहां पर उत्पाद के परिवहन के लिए ट्रक उपलब्ध हैं, एयरपोर्ट नजदीक हो और रेलवे की कनेक्टिविटी हो। भारत में लॉजिस्टिक्स की चुनौतियां हैं, तो ये चुनौतियां आप लोग बता सकते हैं। तो इसमें यही रहता है फायदा आपको कि सब कुछ यहाँ देखने को मिल जाता है इस तरह के आर्टिकल में। अब आप देखिए उपलब्धियां और चुनौतियां, एक कुछ आप लोग बातें जरूर नोट कर लीजिए। मेक इन इंडिया, भारत ने मेक इन इंडिया पहल के 10 साल पूरे हो गए हैं और मेक इन इंडिया पहल की उपलब्धियां क्या रही हैं, भारत को विश्व में मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर विकसित करने की राह में चुनौतियां क्या हैं, ये जरूर पॉइंट नोट करिए। विश्व का दूसरा आप देखते हैं कि दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता, मेक इन इंडिया पहल का ही नतीजा है कि आज भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बन चुका है। साल 2014 में देश में केवल 2 फैक्ट्रियां मोबाइल बनती थी, अब 200 से अधिक फैक्ट्रियां मोबाइल बना रही हैं। इनमें एप्पल जैसी कंपनी भी शामिल है। भारत से मोबाइल निर्यात 7500 कितना 7500% बढ़ा है। वर्ष 2014 में भारत 1556 करोड़ रुपए कीमत के मोबाइल निर्यात करता था, जो अब बढ़कर आप देखिए 1.2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। भारत में इस्तेमाल होने वाले 99% मोबाइल अब देश में ही बने होते हैं। नई ऊंचाइयों पर पहुंचा रक्षा क्षेत्र, मेक इन इंडिया का सबसे ज्यादा असर रक्षा क्षेत्र में दिख रहा है। 2023-24 में भारत का रक्षा निर्यात 21,083 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। 10 साल पहले यह 500 से 600 करोड़ रुपए था। रक्षा उत्पादन बढ़कर 1,27,264 करोड़ रुपए हो गया है। पीएलआई योजना, तो देश में मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव पीएलआई स्कीम लॉन्च की गई थी और अब तक पीएलआई स्कीम के तहत अब तक 1.4 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ। इससे देश भर में आप देखिए 8.5 लाख लोगों को रोजगार मिला। सेमीकंडक्टर में ऊंची छलांग की तैयारी, पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारत सेमीकंडक्टर जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र में तेजी से कदम बढ़ाए हैं। भारत ने इस क्षेत्र में 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हासिल किया है। 5 प्लांट लगाए जा रहे हैं जिनमें रोज 7 करोड़ से ज्यादा चिप बनाए जाएंगे। केंद्र सरकार देश भर में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम तैयार करने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम के तहत 76,000 करोड़ रुपए निवेश कर रही है। और मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात के मोर्चे पर चुनौतियां, मैन्युफैक्चरिंग की जीडीपी में हिस्सेदारी, वर्तमान में देश की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की हिस्सेदारी 17% है। 2014 में जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी करीब 17% की ही थी। और इस तरह से देखें तो मेक इन इंडिया से मैन्युफैक्चरिंग का देश की जीडीपी में योगदान नहीं बढ़ पाया है। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना मेक इन इंडिया के लिए एक बड़ी चुनौती है। कुल रोजगार में घटा मैन्युफैक्चरिंग का योगदान, रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार कुल रोजगार में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी में मामूली गिरावट आई है। 2013-14 में कुल रोजगार में मैन्युफैक्चरिंग का योगदान 11.6% था, जो 2022-23 में घटकर 10.6% रह गया। दूसरे शब्दों में कहें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार बढ़ा, लेकिन मेक इन इंडिया पहल के बावजूद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रोजगार पैदा करने में दूसरे सेक्टर्स को पीछे नहीं छोड़ पा रहा है। और वैश्विक निर्यात, तो आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी बढ़ने की रफ्तार सुस्त हुई है। 2005-6 में 1.0%, 2015-16 में 1.6% और 2023-24 में 1.8%। अनफिट अभिभावक को बच्चे गोद लेने की सूची में शामिल होंगे, महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी ने रविवार को यह बताया। जुलाई सितंबर में एनसीआर में घरों की कीमतें 29% बढ़ी। त्योहारी सीजन के दौरान बड़ी खरीदारी की तैयारी में भारतीय उपभोक्ता छूट से खरीदारी के लिए प्रेरित होते हैं भारतीय। अभी देखिए जैसे सेल चल रहा है फ्लिपकार्ट पर और अमेजन पर, लोग खरीदते हैं। रोजगार सृजित करने वाले क्षेत्रों पर ध्यान दें सरकार, रघुराम राजन कह रहे हैं, पूर्व आरबीआई गवर्नर हैं। आरबीआई की बात करें तो हमारी केंद्रीय बैंक है। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। नवीन ऊर्जा एक्सपो में 1600 करोड़ रुपए का निवेश संभव है और 2 वर्ष में शुरू हो जाएगा L&D का चिप उत्पादन। जमा बढ़ाने के लिए नवोन्मेषी उत्पाद लाएगा एसबीआई। चलिए एसबीआई की बताइए, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलेगा। दिसंबर तक आएंगे। आप देखते हैं कि 60,000 करोड़ की, या आप देखते हैं कि आईपीओ
हुंडई मोटर इंडिया, स्विगी, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी समेत करीब 30 कंपनियां लाएंगी सार्वजनिक निगम। 25,000 करोड़ रुपए का सबसे बड़ा आईपीओ ला रही है हुंडई मोटर इंडिया। 10,414 करोड़ जुटाएंगी ऑनलाइन फूड डिलीवरी वाली कंपनियां स्विगी। अब तक 62 कंपनियों ने करीब 64,000 करोड़ जुटाए हैं। 2025 के शुरुआती महीनों में भी रहेगी आईपीओ की व्यस्तता। 8 कंपनियों का पूंजीकरण 1.21 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है। पीएलआई के तहत निवेश 2 लाख करोड़ पहुंचने की उम्मीद है। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अब तक 12.50 लाख करोड़ का उत्पादन और 9.5 लाख रोजगार सृजित हुए हैं। इससे उद्यमियों के महाकुंभ में 5 दिन में पहुंचे रिकॉर्ड 5.5 लाख दर्शक। ग्रैमी विजेता रैकी केज ने एयर इंडिया की सेवाओं पर उठाया सवाल। ये हिमाचल प्रदेश में व्हाट्सएप पर साझा होती है चिट्ठी देने की जगह। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। कश्मीरी कार्यकर्ता ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न पर जताई चिंता। आईएमएफ की शर्त पूरा करने को पाक में 1.5 लाख नौकरियां खत्म। 6 मंत्रालय को भंग करने की घोषणा। 2 अन्य का हो गया विलय। मंत्री ने कहा टैक्स न चुकाने वाली संपत्ति व वाहन नहीं खरीद पाएंगे। ये आप देख लीजिए, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी इससे। आईएमएफ के बारे में जरूर याद रखा करिएगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है और वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 190 देश हैं इसमें। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना, सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना कर रहे सदस्यों को संसाधन उपलब्ध कराना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकटों से उभरने में सहायता करना और रोकना इसका काम है आईएमएफ का। बाकी दुनिया में बड़ी अभी अशांति फैली हुई है। ये छोटे बच्चों के साथ बोल बोल कर पढ़ने से मजबूत होता है रिश्ता। जन्म की शुरुआती वर्ष बच्चों और माता पिता के लिए बेहद अहम है। साझा पढ़ने को है किंडरगार्टन तक जारी रखने की दी गई सलाह। ऑस्ट्रिया में दक्षिणपंथी फ्रीडम पार्टी को चुनाव में बढ़त मिली है। वेना इसकी राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं, ऑस्ट्रिया की बात हो रही है। ये ब्रिटेन की राजनीति में चर्चा का मुद्दा बना भारतीय वीजा। कंजर्वेटिव पार्टी के नेता रूप में ऋषि सुनक की जगह लेने की दौड़ में आगे चल रहे हैं। 2 नेताओं ने आव्रजन में कटौती पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। ये भी आप देखेंगे सब चल रही हैं। अब आप देखिए खेल का क्षेत्र है तो आप लोग जरूर याद रखा करिएगा खिलाड़ियों के बारे में, संस्थाओं के बारे में क्या उनकी उपलब्धियां हैं। एनसीए का नया अवतार होगा बीसीई। खिलाड़ियों को तैयार करने में मदद के लिए 3 अलग प्रकृति की पिचें सहित कई सुविधाएं मिलेंगी इसमें। राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी एनसीए की बात हो रही है। ये आप देखिए अधूरा ड्रेनेज सिस्टम बना बिलेन। ये मुकाबले में सिर्फ पहले दिन ही फेंके गए 35 ओवर, शेष 2 दिन वर्षा में धुले। चलिए ये बातें हो रही हैं क्रिकेट की। भारतीय जूनियर निशानेबाजों ने जीते 2 स्वर्ण पदक। भारतीय निशानेबाजों ने पेरू के लीमा में चल रही है आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों महिलाओं को की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धाओं की टीम स्वर्ण पदक जीतकर अपने अभियान की शानदार शुरुआत की। भारतीय वुशु खिलाड़ियों ने 2 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। भारतीय वुशु खिलाड़ियों ने रविवार को 9वीं जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते हैं इसमें। ये आप देखिए भारतीय वुशु संघ ने कहा कि 48 किलोग्राम भार वर्ग में प्रतिस्पर्धा कर रहे भारतीय खिलाड़ी आर्यन ने चीनी खिलाड़ी को हराकर स्वर्ण पदक जीता और सौर ने ईरान के प्रतिद्वंदी को हराकर एक और स्वर्ण पदक जीता। नांग मिगवी वॉरपुकन ने रजत पदक जीता। तनेश नागर 56 किलोग्राम, अभिजीत 60 किलोग्राम, दिव्यांशी 60 किलोग्राम, महिला युवराज 42 किलोग्राम ने कांस्य पदक जीता है इसमें। पीसीबी की चेतावनी, फिटनेस सुधारो वरना रद्द होगा ये अनुबंध, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रहा है। शुभंकर शर्मा संयुक्त 44वें स्थान पर रहे, भारतीय गोल्फर हैं। शर्मा ने एशियोना ओपन डी इस्पाना में तीसरे दौर में सर्वश्रेष्ठ संयुक्त 23वें स्थान पर रहे युवराज। पहले दौर में शनिवार को प्रदर्शन करने वाली युवराज संधू ने चीनी ताइपे में एंगडर टीपीसी गोल्फ टूर्नामेंट की में बात हो रही है। ये बांग्लादेश पर दबदबा बनाने उतरेगा
भारतीय फुटबॉल टीम सोमवार को सैफ अंडर-17 चैंपियनशिप के फाइनल में बांग्लादेश के विरुद्ध मैदान में उतरेगी। बार्सिलोना का विजय अभियान थमा, ये आप देखिए। मेसी के गोल से इंटर मियामी का अजय अभियान जारी है। पेंगुला संघर्षपूर्ण जीत के बाद तीसरे दौर में अमेरिका की तीसरी वरीयता प्राप्त जेसिका पेंगुला ने रविवार को यहां टाई ब्रेकर तक खींचा पहला सेट। हारने के बाद शानदार वापसी करके चाइना ओपन टेनिस टूर्नामेंट के चौथे दौर में प्रवेश किया है। आईओए नहीं बल्कि खुद का भला करने में लगे ईसी सदस्य, ये आप देखिए कौन कर रहा है, ऊषा कह रहा है, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष हैं। महाकुंभ में महाराजा और चेतक बनेंगे पुलिस के हमरा। घोड़ों की मदद से मेले में पेट्रोलिंग करना होगा आसान। मेला से पहले आएंगे 100 से ज्यादा घोड़े, सबके होंगे नाम। ये हरित दुर्गा पूजा देखिए, अब दुर्गा पूजा होने वाली है कोलकाता में, ये देखने को मिल रहा है। सिखों को अधिक से अधिक संख्या में संघ से जोड़ें, मोहन भागवत कह रहे हैं, आरएसएस के प्रमुख है। आरएसएस की स्थापना कब हुई थी, चलिए बताइए। कुंभ मेले के दौरान चलाई जाएंगी 992 विशेष ट्रेनें प्रयागराज। शंकराचार्य के सामने 19 परिवारों के 50 से अधिक सदस्यों ने की घर वापसी। पूरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती के सानिध्य में। राम मंदिर के प्रथम व द्वितीय पल पर सीमित संख्या में जा सकेंगे भक्त। अयोध्या में बब्बर मंदिर बन चुका है ना। इस्लाम कभी जिहाद की सलाह नहीं देता है, आर्य मोहम्मद खान कह रहे हैं, केरल के राज्यपाल हैं ये। यहां भी आप लोगों को जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट भी से भी पॉइंट मिल जाते हैं। अमेरिकी नौसेना में शामिल हुई दुनिया की पहली परमाणु पनडुब्बी। 1954 में आज ही अमेरिका की नौसेना में दुनिया की पहली परमाणु पनडुब्बी यूएसएस नॉटिलस को शामिल किया गया था। 319 फीट लंबी यह पनडुब्बी 700 फीट की गहराई तक गोता लगाने में सक्षम है। यूएसएस नॉटिलस के नाम से उत्तरी ध्रुव को पार करने का रिकॉर्ड भी दर्ज है। पहली बार हेलीकॉप्टर से पूरा किया दुनिया का चक्कर। 1982 में आज ही पहली बार अमेरिकी पायलट एच रास्परोट और जे.डब्ल्यू. कोवर्न ने स्पिरिट ऑफ टेक्सास हेलीकॉप्टर से दुनिया का चक्कर पूरा किया था। यात्रा 1 सितंबर को टेक्सास से शुरू हुई थी और 41,843 किलोमीटर की यात्रा में 29 दिन 3 घंटे 8 मिनट का समय लगा था। भारतीय सेना के बड़े स्तंभ माने जाते हैं ऋषिकेश मुखर्जी। निर्माता निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी का जन्म 1922 में आज ही कोलकाता में हुआ था। 1951 में बिमल राय के सहायक निर्देशक के रूप में काम करने मुंबई आ गए। 1959 में अनाड़ी फिल्म से निर्देशक के रूप में अपनी पहचान बनाई। 1971 में प्रदर्शित फिल्म आनंद उनकी उत्कृष्ट कृति मानी जाती है। इसके अलावा अनुराधा, अनुपमा, गुड्डी, बावर्ची, गोलमाल जैसी कई सफल फिल्में बनाई। 1999 में दादा साहब फाल्के और 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित हुए थे। शाहरुख खान ने जीती सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की ट्रॉफी। आईफा अवार्ड हो रहे थे ना जो, तो रणबीर कपूर अभिनीत फिल्म एनिमल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब मिला है। रानी मुखर्जी को मिला मैसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। खतरों के खिलाड़ी 14 के विजेता बने करणवीर मेहरा। पत्ती पर अद्भुत कलाकृति। दुर्गा पूजा के साथ त्योहारों के मौसम का आगमन भी हो रहा है, देख लीजिए। भारत में 50 वर्ष से कम उम्र के पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं। समय रहते पता चल जाए तो इलाज संभव है, या धीमी गति से बढ़ रहे हैं कैंसर। ऐसा भाया भारत यहीं की हो गई अमेरिकी महिला क्रिस्टन। चंद्रमा के सबसे पुराने क्रेटर पर उतरा था चंद्रयान 3 मिशन हमारा। हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 15 अगस्त 1969 में स्थापना हुई थी। बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। युवा महिलाओं में तेजी से बढ़ रहे हैं हृदय रोग के मामले, यह अनुसंधान कह रहा है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। इस तरह से आप देखेंगे आज के न्यूज़पेपर में जो करंट की खबरें हैं, जो न्यूज वाली खबरें हैं, उनकी कहानी खत्म होती है, कबर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग जरूर बताया करिएगा। ईमानदारी से तैयारी करिए, अपना 100% दीजिए। अगर 100% देंगे तो 100% पॉजिटिव रिजल्ट भी रहेगा। धन्यवाद।